हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल विषय के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान विषय है, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए और इससे संबंधित एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मूल रूप से जो भू आकृति विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत है वह विलियम डी थॉर्नबरी की पुस्तक में 10 दिए गए हैं टोटल। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी वो विलियम डी थॉर्नबरी की किताब है। और इसी किताब से बाकी सभी किताबों में, भले ही वो सविंदर सिंह की किताब हो, भले ही वो खुल्लर महोदय की किताब हो, इन सब में इन प्रिंसिपल्स को, इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को वापस एक तरह से रीस्टेटेड किया गया है, इन्हीं को ही वापस लिखा गया है। तो इसका जो सेकंड चैप्टर है सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इसमें अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है एक रूपतावाद का कॉन्सेप्ट। इससे संबंधित हमने पहला वीडियो अलग से बना दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो इस जो एक रूपतावाद के कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि जो कोई भी भौतिक या भूगर्भिक प्रोसेस है या प्रक्रियाएं हैं जो आज कार्यरत है वो इतिहास में भी कार्यरत थी। बस फर्क इतना है कि हो सकता है जो आज जिस गति से कार्य कर रही है वो हो सकता है इतिहास में उससे कम गति से कार्य कर रही थी या फिर उससे ज्यादा गति से कार्य कर रही थी। यानी कि उनकी तीव्रता, उनकी इंटेंसिटी में फर्क है, रेट में फर्क है। बाकी जो प्रोसेस आज थे वो इतिहास में भी थी। और इसी हिसाब से हम वर्तमान को जान के इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वर्तमान को इतिहास की कुंजी कहा था। किसने? जेम्स हटन महोदय ने यह सिद्धांत दिया था 1785 में और उन्होंने ये कहा था। उसके बाद 1802 में जॉन प्लेफेयर जो कि उनके मित्र थे, उन्होंने इसको रीस्टेटेड किया, पुनः इस स्टेटमेंट को वापस बताया थोड़ा सरल शब्दों में। और फिर 1830 में सर चार्ल्स लेल ने, वो भी स्कॉटलैंड के थे, यानी ये तीनों विद्वान स्कॉटलैंड के थे। तो चार्ल्स लेल ने अपनी किताब में प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी में इसको और ज्यादा, मतलब इसके बारे में और ज्यादा लिख के इसको पॉपुलराइज कर दिया और जो परलेवाद था उसका एक तरह से खात्मा हो गया 1830 में। तो ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा वापस देखना है तो दूसरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। फिर अगला जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो बात करता है भूगर्भिक संरचना की। भूगर्भिक संरचना है वो एक तरह का सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिससे क्या है, लैंडफॉर्म बनते हैं। तो यानी कि भू आकृतियों के विकास में भूगर्भिक संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रण कारक है जो भू आकृतियों में प्रतिबिंबित भी होती है, उनमें रिफ्लेक्ट भी होती है, उनमें दिखती भी है। कोई भी जैसी संरचना है वैसा ही लैंडफॉर्म बनेगा। जैसे हम बात करें हाड़ौती के पठार की, तो हाड़ौती का पठार है जो बना हुआ है बेसाल्ट से, तो उसके ऊपर हमें काली मृदा, ब्लैक सॉइल दिखेगी। तो वो ब्लैक सॉइल जो लैंडफॉर्म है वो किस वजह से है? क्योंकि वहां पे बेसाल्ट चट्टानें हैं। तो बेसाल्ट चट्टानों की भू संरचना की वजह से हमें काली मिट्टी दिख रही है। तो काली मिट्टी में हमें पता तो लग रहा है, उसमें रिफ्लेक्ट तो हो रहा है कि यहाँ की संरचना कैसी रही होगी। काली मिट्टी मतलब नीचे बेसाल्ट की चट्टानें होगी। तो एक तरीके से ये प्रतिबिंबित भी हो रहा है कि हाँ यहाँ की संरचना कैसी है। तो इस तरीके से कोई भी भू संरचना है वो किसी भी जो लैंडफॉर्म है यानी कि इस्तेला करती है उसके बारे में हमें मतलब महत्वपूर्ण सूचना देती है और उसी वजह से उसका निर्माण होता है। और इसी प्रकार WM डेविस ने जब अपना स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने कहा था कि भूदृश्य जो लैंडस्केप है वो 3 चीजों का परिणाम है। किन 3 चीजों का? पहली संरचना का, दूसरी प्रक्रिया का और तीसरी अवस्था का। तो यहां पे बात हो रही है भूगर्भिक संरचना की। तो WM डेविस महोदय ने भी इसके बारे में कहा था कि भी संरचना है बहुत इंपॉर्टेंट है। संरचना, प्रोसेस और अवस्था के कारण क्या है, भूदृश्यों का निर्माण होता है, लैंडस्केप का निर्माण होता है। हालांकि WM डेविस की संरचना और प्रक्रिया से तो सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है वो संतुष्ट थे, परंतु अवस्था को लेके कुछ में बिल्कुल भेद था। जैसे कि पेंक महोदय ने इनकी अवस्था को लेके आलोचना की थी। बढ़ते हैं आगे तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तीसरे कॉन्सेप्ट में
हम बात करें तो जो भूतल पर जो भी उच्चावच पाया जाता है, यानी कि ऊंचा और नीचा भाग पाया जाता है, कहीं पे तो ऊंचा है और कहीं पे नीचा है, इसलिए उच्च प्लस अवच यानी ऊंचा नीचा, उच्चावच इंग्लिश में बोलेंगे रिलीफ। तो ये जो उच्चावच पाया जाता है ये किसका परिणाम है? ये भू आकृतिक जो प्रक्रम है उनकी अलग अलग गति का परिणाम है। कहीं पे ज्यादा गति से कार्य कर रही है तो कहीं से कम गति से कार्य कर रही है। मान लो कहीं पे अपरदन ज्यादा हो रहा है इसलिए ये नीचा रह गया, और कहीं पे अपरदन कम हो रहा है तो इस वजह से ये ऊंचा रह गया। तो अलग अलग गति का परिणाम है उच्चावच या रिलीफ। इसी बात को ग्रेगरी महोदय अपनी भू आकृतिक समीकरण यानी जियोमॉर्फिक इक्वेशन में बताते हैं कि लैंडफॉर्म यानी कि फॉर्म लिखा है तो लैंडफॉर्म भू आकृति या स्थल रूप है, वो किसका परिणाम है? फंक्शन किसका परिणाम है? परिणाम है कि वहां के प्रोसेस का, वहां के मटेरियल्स का और उसकी दर का, dt यानी कि दर। फिजिक्स में हम यूज करते हैं या फिर मैथमेटिक्स में dt दर यूज करते हैं। तो वहां की दर कैसी है? हो सकता है कहीं पे दर ज्यादा है, कहीं पे कम है, इसी वजह से क्या है? कम और ज्यादा अब अंतर है, इसीलिए यहाँ पे जो उच्चावच होता है उसमें रिलीफ में कहीं पे ऊंचा भाग है, कहीं पे नीचा भाग है। तो ये अंतर अलग अलग गति के कारण हुआ है। सभी जगह एक ही गति रहती तो समतल होता, अब अलग अलग गति है तो एक जगह ऊंचा रह गया, एक जगह नीचा रह गया। तो ये जो ग्रेगरी महोदय की इक्वेशन है ये अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था जियोग्राफी का, उसमें पूछी गई थी। बढ़ते हैं आगे। अगला जो चौथा कॉन्सेप्ट है, चौथा कॉन्सेप्ट कहता है जो भू आकृतिक प्रक्रम है, प्रोसेस है, भू आकृतियों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ जाते हैं और प्रत्येक भू आकृतिक प्रक्रम द्वारा उसके विशेष गुणों की भू आकृतियों का निर्माण होता है। मतलब कोई भी प्रोसेस होगा उसकी एक छाप है, वो लैंडफॉर्म में या स्थलाकृति में हमें दिखेगी। क्या जैसा प्रोसेस होगा उसकी क्या है? छाप दिखेगी। जैसे मान लो कि हम जैसे कास्ट लैंडफॉर्म देखते हैं तो कास्ट लैंडफॉर्म में हमें पता चलता है कि ये कार्बोनीकरण के कारण, इनका कार्बोनिफिकेशन के कारण इनका निर्माण हुआ है, ये हमें पता चल जाता है इनको देखने भर से ही। हम जैसा लैंडफॉर्म देखेंगे तो उससे हम लगभग आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन से प्रोसेस से हुआ है। अब मान लो कि जलोढ़ मिट्टी का जमाव देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यह नदियों द्वारा जमाई गई है, तो हमें उस लैंडफॉर्म को देखने भर से आभास हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें एक विशेष गुण होता है और वो विशेष गुण बताता है हाँ भाई ये इस वजह से इस प्रक्रिया द्वारा हुआ होगा। तो ये धीरे धीरे हम जैसे पढ़ते हैं उन प्रैक्टिकल में इन चीजों को देखते हैं तो हम लगभग एक्सपीरियंस हो जाता है हमें कि भाई ये आकृति का निर्माण इस वजह से हुआ होगा। तो ये हमें झलकता है उन लैंडफॉर्म्स में। तो अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में कहा गया है, पांचवा कॉन्सेप्ट है, इसमें कहा गया है जब विभिन्न अपरदन कारक पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं तो स्थल रूपों का एक व्यवस्थित क्रम उत्पन्न होता है। अब मान लो कि जो अपरदन कारक है वो बहुत कई अपरदन कारक है, यानी कि जैसे पांचों अपरदन कारक है वो कार्य कर रहे हैं, पर जो इनसे जो निर्माण होगा वो होगा सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा। कोई भी जैसे मान लो कि नदी देखते हैं तो शुरुआत में जब नदी है वो धीरे धीरे ऐसे वी आकार की मतलब ऊपर की घाटी बनाएगी, धीरे धीरे ये कटाव ज्यादा होगा और ये कटाव है वी आकार वाली जो घाटियां हैं वो धीरे धीरे कटाव करके एकदम जैसे हिमालय की नदियां हैं ये युवा नदियां हैं और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वो थोड़ी सी बूढ़ी नदियां हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि एक तरह से सीक्वेंशियल ऑर्डर में इनका निर्माण होता है। तो हिमालय में आप थोड़े से जो लैंडफॉर्म देखेंगे नदियों द्वारा निर्माण के वो थोड़े अलग होंगे और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में देखोगे तो वहां वी आकार की घाटियां आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वहां कटाव हो चुका है और यहां कटाव अभी शुरू के दिनों का ही है। तो इस तरीके से एक तरह से सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक निश्चित क्रम में लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, यानी युवा अवस्था में थोड़ा सा अलग होगा और जब धीरे धीरे वहां बहुत लंबे समय से अपरदन हो रहा है तो वहां अलग होगा। तो इस तरीके से जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में निर्माण होता है यही बात कह गई। हमें केवल कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है थोड़ा सा ही उस बात को समझना है
अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप जो थॉर्नबरी की पुस्तक है उसमें पढ़ सकते हो, उसमें भी एग्जाम्पल देके ही समझाया गया है। मैं उनको थोड़ा सा और सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात लगभग इनसे ही हो जाती है, हमारे जो पेपर में जितना भी होता है भले रिटर्न का हो, तो जो मैं कह रहा हूँ उस भर से ही हो जाएगा। अगला है, ये सवाल भी जैसे नेट में पूछा गया है, कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर कॉमन देन सिंप्लिसिटी, यानी कि जो सामान्यतः जो भू आकृतिक विकास होता है उसमें जटिलता देखी जाती है, न कि सरलता। कोई भी आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि केवल वो के वायु के अपर्दन से ही बना है, किसी भी एक प्रोसेस से नहीं बनी होती है कोई भी स्थलाकृति, उसमें कई प्रोसेस होते हैं। अब ये तो है नहीं कि हवा अपर्दन कर रही है और जल को बोले भाई तू साइड में हट, मेरा है अपर्दन कार्य करने का, यहाँ पे इस मरुस्थल में ठेका मैंने ले रखा है। बारिश आई तो बारिश का अपर्दन भी जो होगा वो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो हर लैंडफॉर्म में, हर स्थलाकृति में कई चीजें इन्वॉल्व होती है और इसके कारण जो हमें लैंडफॉर्म दिखता है वो दिखता है कॉम्प्लेक्स, वहां की स्ट्रक्चर दिखती है कॉम्प्लेक्स, जटिल दिखता है। तो इस तरीके से अब मान लो कि लैंडफॉर्म्स को अलग अलग तरीके से बांटा भी गया है कि सिंपल लैंडस्केप हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप हो सकता है, या मोनोसाइक्लिक एक चक्रीय हो सकता है, बहुचक्रीय हो सकता है, या फिर एक्स ह्यूम्ड हो सकता है। एक बार यूपीएससी में भी पूछा था कि एक्स ह्यूम्ड लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। एक्स ह्यूम्ड यानी कि पहले पुराने जमाने में इनका निर्माण हुआ था और फिर ये क्या है, एक तरह से धरती के नीचे चले गए थे और फिर वापस एक्सपोज हुए, तो इस वजह से जो निर्माण होता है उनको एक्सह्यूम्ड सरफेस भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम सरल चीजें पृथ्वी पे नहीं देख पाएंगे, वहां पे कई जो अपर्दनकारी शक्तियां काम करती है, इस वजह से हमें जो दिखेगा वो दिखेगा जटिल, सिंपल बहुत कम दिखेगा। इसलिए यही स्टेटमेंट कहा गया है, जो जटिलता देखी जाती है न कि सरलता। जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा कॉमन है बजाय सिंप्लिसिटी के, कॉम्प्लेक्स चीजें ज्यादा मिलेगी आपको। अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगले कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि जो भी आपको स्थलाकृति दिखती है पृथ्वी की, वो उसका जो बहुत कम हिस्सा ही है वो तर्तीय युग से पुराना है, यानी ज्यादातर जो हमें दिख रहा है वो नवीन युग से संबंधित है। तर्तीय युग से पुराना बहुत कम चीजें हैं, जैसे मान लो कि अरावली है प्री कैम्बियन युग की, तो ऐसे बहुत ही कम फीचर है जो पृथ्वी पे है। और ज्यादातर जो है वो भी तृतीय युग की भी नहीं जाए, इससे भी मतलब कम, यानी कि प्लिस्टोसिन काल की बात करें तो ज्यादातर जो हमें स्थलाकृति दिखती है वो प्लिस्टोसिन काल की है। तो जैसे अगर मान लो आपको जियोलॉजी का टाइम स्केल नहीं पड़ी है तो वैसे तो एक वीडियो मैंने डाल रखा है, वो थोड़ा सा पुराना वीडियो है, मैं उसको थोड़ा अपडेट भी करूंगा। वैसे उसमें कुछ ज्यादा गलतियां नहीं है, मतलब वो मेरा शुरुआती समय था तो मैंने बनाया था। तो अब बात करें कि मतलब पृथ्वी में जो मान लो ये आर्कियन है, फिर जो हेडन हो गया, प्रोटेरोजोइक हो गया, तो इसमें जो सबसे नवीन है, नवीन क्या है, ये तर्तीय युग है, ये चतुर्थक है और ये तर्तीयक है। तो तर्तीयक बिल्कुल 66 मिलियन ईयर एगो की बात ही है, और पृथ्वी की बात करें तो टोटल 4.6 अरब साल पुरानी है, और ये क्या है 66 मिलियन ईयर एगो की ही बात है। तो बिल्कुल कम हिस्से की ही, मतलब इसमें ही ज्यादातर निर्माण हुआ है। और इसमें भी बात करें तो प्लिस्टोसिन काल की ही बात कर रहे हैं। तो प्लिस्टोसिन काल बहुत ही कम, मतलब लाख वर्ष हुए हैं इसको तो, और लाख वर्ष में ही ज्यादातर जो हमें स्थलाकृतियां दिखती है वो इसी में ही निर्माण हुआ है। अगर वापस बात करें तो जो थॉर्नबरी महोदय है उन्होंने एस्ले का एग्जाम्पल लिया है। हालांकि जो एस्ले ने बात कही है कि भाई ये सही है या गलत है, इसके बारे में वो कहते हैं वो बात छोड़िए, बात ये है कि 90% जो अर्थ की सरफेस है वो हुई है पोस्ट टर्सरी टाइम से, यानी कि तर्तीय युग के बाद में ही 90% स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। और 99% की बात करें तो पोस्ट मिडल मायोसीन एज में, यानी मायोसीन के बाद में, ये जो मायोसीन है इस मायोसीन के बाद में। तो यहां तक तो इससे आगे वाले तो ये बोल रहे 99% और यहां वाली 90% स्थलाकृति है उसका निर्माण यहां तक हो गया है। मतलब बहुत ही कम समय में जो ज्यादातर हमें स्थलाकृतियां देखने को मिलती है उनका निर्माण हो गया है।
आगे बात करें कॉन्सेप्ट नंबर 8 की, तो इसमें कहा गया अब मान लो हमारे सामने क्या है, ज्यादातर इस्तेलाह करती है प्लीस्टोसीन काल और उसके बाद की है। तो प्लीस्टोसीन काल के बाद की है तो मतलब प्लीस्टोसीन काल में बहुत सारे परिवर्तन हुए और उनका प्रभाव हमें अभी तक देखने को मिलेगा। तो प्लीस्टोसीन काल के दौरान जो भी भूगर्भिक और जलवायु परिवर्तन हुए कि इनके जो प्रभावों का पूर्ण मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमें वर्तमान भूदर्शियों मतलब समझ में ही नहीं आएंगे, उनकी उचित व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लीस्टोसीन काल के दौरान जो हिमयुग वगैरह था, आइस एज थी, उसको समझना पड़ेगा और उसको समझेंगे तभी हमें वर्तमान की जो लैंडफॉर्म है वो समझ पाएंगे, वर्तमान का लैंडस्केप है वो समझ पाएंगे। तो जितने भी मतलब जैसे हिमयुग के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो वहां पे मेनली जो तापमान और वर्षण का जो फर्क था और उस वजह से अब मान लो कहीं पे ग्लेशिएशन नहीं था पर उसकी आर्द्रता का प्रभाव दूसरे हिस्सों में भी था, तो उस वजह से जो उस पे जो प्रभाव पड़ा वो वर्तमान तक हमें दिखेगा। और वर्तमान में किसी स्थलाकृति के बारे में हमें विवेचना करनी है, कोई लैंडस्केप के बारे में विवेचना करनी है तो हमें जाना पड़ेगा इतिहास में प्लीस्टोसीन काल के दौरान। जैसे हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की जो या फिर जो उत्तरी अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स की बात करें, या फिर फिनलैंड है, फिनलैंड में 1000 झीलों का जो फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है, तो इसमें भी जो यू आकार की घाटियों का निर्माण हुआ था और उस वजह से 1000 झीलों का निर्माण हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स है उनका निर्माण भी किससे हुआ, यू आकार की घाटियों से। तो ये ग्लेशिएशन के कारण जो हिमयुग हुए उनके कारण जो आज जो मीठे पानी के स्रोत हमें देखने को मिल रहे हैं वो किस वजह से है, वो जो हिमयुग के कारण है। और जब बर्फ धीरे धीरे पिघली और जल स्तर ऊपर बढ़ा तो उस वजह से अभी नदियों का जो हमें सीक्वेंस देखने को मिलता है, नदियों का अलग अलग स्ट्रीम ऑर्डर देखने को मिलता है, कहीं पे अपवाह तंत्र मिलता है, तो उस कहीं ना कहीं अपवाह तंत्र में उन जो ग्लेशिएशन का प्रभाव अवश्य रहता है और ग्लेशिएशन के प्रभाव के कारण वहां की जो स्थलाकृति का निर्माण हुआ और उस वजह से जो ढलान थी उस ढलान के हिसाब से नदियों का जो प्रवाह तंत्र देखने को मिलता है। तो प्लीस्टोसीन काल को नहीं समझेंगे तो वर्तमान काल के जो लैंडस्केप है उसकी व्याख्या संभव नहीं है, यही कहा है इस कॉन्सेप्ट में। अगले कॉन्सेप्ट में बात करते हैं कि विभिन्न भूआकृतिक प्रक्रियाओं के विविध महत्व को समझने के लिए विश्व की जलवायु का मूल्यांकन अनिवार्य है। अब मान लो कोई भी प्रोसेस समझना है कहीं का भी तो हमें पूरे विश्व में जो जलवायु है उसका मूल्यांकन करना जरूरी है। हर जगह की जो जलवायु हम समझेंगे तभी हमें किसी विशेष इलाके किसी रीजन की जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो समझ में आएगी। तो ऐसा नहीं अब मान लो कि यहां भी कोई प्रक्रिया देख रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम किसी दूसरे इलाके में जाएंगे तो वहां पे भी इसको लागू कर सकते हैं। हमें हर जलवायु के बारे में पता होगा तभी हम किसी नए रीजन की स्टडी कर सकते हैं। तो ये जलवायु का अगर हमें नॉलेज है तब भी, जैसे कि वैगनर महोदय को जो पूरा जलवायु शास्त्री थे तो उन्होंने मतलब पुराने जमाने में जलवायु थी उसके बारे में उनको पता था और उस वजह से उन्होंने एक तरह से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि भाई जो ये कोयले के भंडार है ये कहाँ होते हैं, ये ट्रॉपिकल इलाके में होते हैं क्योंकि यहाँ पे वनस्पति ज्यादा होती है और वनस्पति ज्यादा होती तभी कोयले का निर्माण होता है। परंतु आज जो हम कोयले के भंडार देखते हैं वो कहाँ पे हो सकता है, साइबेरिया के नीचे बहुत सारा भंडार है कोयले का, अंटार्कटिका के नीचे, वहां आज तो वनस्पति है ही नहीं परंतु कभी वनस्पति वैसी रही होगी। तो हमें जो ट्रॉपिकल जो जलवायु है, ट्रॉपिकल जलवायु में ही ऐसे बहुत सारे वन होंगे तो वो जो कोयले का निर्माण होगा। तो उन्होंने इस तरीके से पता लगा लिया, तो उन्हें जलवायु का आइडिया था तो उस लैंडफॉर्म का भी आइडिया, उस लैंडस्केप का भी आइडिया, तो हमें जलवायु समझनी पड़ेगी, ये इस बात में कहा गया है। जो अगला कॉन्सेप्ट है जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट कहता है भू आकृति विज्ञान हालांकि मुख्य रूप से वर्तमान भूदर्शियों से संबंधित है। तो अब मान लो जियोमॉर्फोलॉजी में हम कोई पैलियो जियोमॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ते हैं मतलब बहुत ही अलग लेवल पे। तो जियोमॉर्फोलॉजी मेनली क्या है, हम वर्तमान भूदर्शियों से जोड़ के देखते हैं, परंतु इसकी जो उपयोगिता है ना वो उपयोगिता कब होगी, जब इसका ऐतिहासिक प्रसार करेंगे, यानी कि इतिहास में क्या हुआ उसी वजह से इसकी अधिकतम उपयोगिता साबित हो सकती है। जैसे हम बात करें
कोई भी मान लो कहीं पे कोयले के भंडार है, गैस के भंडार है या तेल के भंडार है, ये तेल के भंडारों का पता कैसे लगेगा? ये तेल के भंडारों का हमें पता लगेगा कि भाई उस काल में ऐसा परिवर्तन यहां हुआ तो यहां ये भंडार हो सकते हैं। अब तभी हमें लगभग आइडिया होता है, वहीं पे हम खुदाई करते हैं, मान लो उनका खनन करते हैं तब। तो अब उपयोगिता कैसे हुई? हम इतिहास की घटनाओं के आधार पे हम वर्तमान में जियोमॉर्फोलॉजी का क्या यूज हो सकता है इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये टोटल 10 कॉन्सेप्ट दिए हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें मतलब फीडबैक देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।